वंदे मातरम बेटा। हम्म। आप लोगों का सभी का शायद सभी लोग लगभग मुझे पहली बार YouTube पे देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास के लिए मैं आया ही पहली बार हूं। ठीक है। इससे पहले बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में लेता था। फिर मैंने सोचा कि जो 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए भी कुछ जो अनुभव 30 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स के मामले में वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट की जाए। ठीक है। तो उस अनुभव को शेयर करने के लिए उन क्लासेस को मैं आज से श्री गणेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। और सभी बच्चे चाहे से जीरो हो, हीरो हो, कोई भी हो, आती है मैथ्स नहीं आती है सारा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कितना टाइम बचा है? अक्टूबर निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में तो बोर्ड क्लासेस हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं। ठीक है। तो यानी 3 मंथ्स है। यानी इन 3 मंथ्स के अंदर अगर किसी बच्चे की अभी तक भी पढ़ाई जीरो है, अभी तक भी उसने पढ़ाई नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास रेगुलर क्लासेस मेरी रहेंगी। उन रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को रेगुलर रहना है। और आप जब आप रेगुलर रहेंगे और अगर ये तो गारंटी बेटा सारा कोर्स भी आपका कवर होगा और आप लोग जीरो भी हो तो भी मैथमेटिक्स में ये मान के चले कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे और अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप लोगों का कमिटमेंट कि हाँ अब हम लोग नियम से सर की क्लासेस लेंगे। ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को अभी ज्यादा भाषण न देते हुए आज आप लोगों के लिए मैं फर्स्ट टॉपिक जो लेके आ रहा हूं या फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जानबूझकर ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं जिसको कि आप हिंदी में क्या बोलते हो? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ये ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला। ठीक है बेटा। अब ये बताइए कि इस चैप्टर के बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि 10th है, इससे पहले तो शायद ये शब्द किसी ने सुना ही नहीं होगा, या सुना था? ये 10th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर नंबर कौन सा है? एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 दे रखा है आपको एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है ना। आज से पहले 10th से पहले इस वर्ड के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। नहीं सुनने का मतलब, कहने का मतलब ये कि इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। सुना तो होगा। सुन तो 5वीं क्लास का बच्चा भी सुनता है कि आपके मुंह से सुन ले कि, है ना। तो बात उसकी नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यानी और इसी चैप्टर से आपकी क्लासेस क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूं? ताकि एक बिल्कुल एकदम नई चीज है। अगर आपकी प्री नॉलेज अगर इस टॉपिक के बारे में अगर नहीं भी है तो भी बेटा आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठने की आपको जरूरत है। ठीक है। अब जैसे बात की कि ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पे देखो एक वर्ड तो आ रहा है, ट्राई आ रहा है ना। एक गौन आ रहा और एक क्या आ रहा है? मैट्री आ रहा आपके पास। ये 3 वर्ड्स आपके पास सामने लिखे हुए ना। त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करें तो ट्री। तो ट्राई का मतलब तो आपको मालूम है क्या बोलते हैं? 3। या हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन क्या बोल देते हैं? 3 बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है। गोन का मतलब होता है बेटा साइड। ग्रीक के अंदर गोन का मतलब क्या होता है? साइड यानी भुजा। और मैट्री यानी आप यूं देखो जो ये मेट्रो, इसको अपन बोल देते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट या माप। इन 3 चीजों से मिलकर के ये त्रिकोणमिति वर्ड बना है। यानी आप इसके अंदर
साइड्स कौन सी, 3, और उनका मेजरमेंट, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब ये 3 वर्ड्स मैंने लिए तो यार 3 साइड, और ये तो ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, है ना, 3 साइड्स होंगी तो 3 हो जाते हैं। नहीं, वो नेचुरल है कि कौन सा होता है, वो क्या होता है, ट्राइंगल। क्या होता है बेटा, ट्राइंगल, जिसको क्या बोलते हो आप, त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये सब हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सबके लिए वैल्यूएबल है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के अंदर भी वर्ड्स में यूज करता हुआ चला जाऊंगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेटा ये ट्राइंगल त्रिभुज, यानी इस चैप्टर के अंदर किस चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे, अपन ट्राइंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अपन देखने लगेंगे। कह दूंगी नहीं सर हमने तो सुना था कि इसमें तो पता नहीं वो एक ऐसे साइन कॉस ऐसे थीटा फीटा इस टाइप की कोई चीजें भी आ जाती हैं, ये भी आ जाती है, वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे आती हैं, वो सारी चीजें अपन इस चीज के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट आप लोगों से मैं एक चीज पूछता हूँ कि भाई इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई अपने को, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसकी अपने को जरूरत पड़ गई। जैसे मैथमेटिक्स की और ब्रांच है ना, जैसे अर्थमेटिक है, अंकगणित होती है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है ना, रेखा गणित आपकी, एलजेब्रा, बीजगणित, ऐसे ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच है। तो इस ब्रांच के अंदर अपन एक्चुअल में करते क्या है, तो आप देखोगे कई चीजों के ऑब्जर्वेशन आप लोगों के किस टाइप के होते हैं। जैसे आप मेट्रो सिटीज में गए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, करते करते आपने गर्दन उठाई, वो बिल्डिंग क्या यार इतनी ऊंचाई पे है, मतलब आप सड़क पे खड़े हुए हो और आपने बिल्डिंग को उठा करके अपनी गर्दन उठा करके वहां देखा, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि मान लिया ये कोई रोड है और ये कोई बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो, आपने उस बिल्डिंग को यो देखा, एकदम ऊपर की तरफ देखा, तो इनडायरेक्टली नहीं चाहते हुए भी बेटा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। आप यहां खड़े हुए, कोई एरोप्लेन आपके सामने, तो आपने आकाश के अंदर देखा, एरोप्लेन को देखा, तो नहीं चाहते हुए भी एक ट्राइंगल जो बनता है, तो वो ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, राइट ट्राइंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है हमेशा। तो ऐसी समस्याओं में, यानी जब इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस आपके होते हैं, इस टाइप का देखना आपका होता है, इस टाइप की समस्याएं आपके पास आती हैं, तो कई बार आपसे पूछते हैं हाँ ये बताइए कि ये बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग के बेस से आप इतनी दूरी पे हो, ये हाइट कितनी है इसकी, इनकी ये साइड कितनी है, या सीधी दूरी कितनी है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वगैरह। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इस नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया, और उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं, उस ब्रांच को अपन ट्रिग्नोमेट्री अपन कह देते हैं एक तरीके से, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि अपन इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो एक बेसिक चीज तो आपको, वैसे तो क्या है कि ये किसी भी एंगल के लिए अपन इनकी बात कर लेंगे, बट आपके 10th स्टैंडर्ड तक क्या याद रखना है आपको, केवल राइट ट्राइंगल्स की बात होगी, मैक्सिमम राइट ट्राइंगल्स के ऊपर ही बात होगी। तो यानी कि आप क्या बात करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि ये कोई बिल्डिंग थी, आप यहां से इसको ऑब्जर्व किया, तो ये बिल्डिंग के टॉप से या इसके बेस के ऊपर आ गए, तो यानी क्या इनडायरेक्टली क्या बन गया, ये राइट ट्रायंगल में, तो यानी एक ऐसा शेप आपका हमेशा इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस में निकल के आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल यानी किसको बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब उस जिसके अंदर एक राइट एंगल हो। राइट एंगल क्या होता है बेटा, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल हो, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं और कितने कोण होते हैं, 3 तो कोण होते हैं और 3 ही साइड होती है, ठीक है। अब जैसे ये राइट ट्राइंगल बनाया, तो इसके नेमिंग कर दो, इसका नामकरण कर दो ABC। तो इसको कैसे पढ़ते हैं अपन हमेशा, कि ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया, और इसको कैसे पढ़ेंगे, ट्राइंगल ABC। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा इन वर्ड्स को बोलना सीखो, है ना, ट्राइंगल ABC, ये ABC हो गया, ठीक है। अब बेटा अब इसके अंदर आप देखो
कि ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी, इसमें कितनी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स है ना। कौन कौन सी, एक तो ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, 3 साइड है ना। तो ये क्या कहलाती है, इसकी साइड्स कहलाती हैं, ठीक है। और एंगल कितने हैं, इनको क्या कह देंगे, साइड। और एंगल कितने हैं, कोण, 3 ही कोण है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही कितने होते हैं, कोण होते हैं। तो यानी 3 भुजाएं और 3 कोण, ये जानकारी अपने पास किसी भी ऑब्जर्वेशन में आपके पास ये होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये साइड तो 3 है, ये तो सब लोअर क्लास में 9 तक हमने भी देखा, ट्राइंगल हमको बनाना आता है, सब कुछ करना आता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या इस्तेमाल है, त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज है, उसकी अपन बात करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, ठीक है साहब। अब तो त्रिकोणमिति में क्या होता है बेटा, ये जो कोण दे रखे हैं ना, कौन कौन से, अब इस कोण को क्या बोलेंगे, कोण ए। अब कोण ए का मान कितना है, ये इस टाइप का जो चिन्ह लगा देते हैं ना, यूं ऐसा चिन्ह, ये किसको शो करता है, 90 डिग्री को शो करता है। ये चिन्ह किसके लिए काम में आता है, 90 डिग्री के लिए, यानी ये तो कोण ए का मान तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब ये कोण क्या कहलाएगा, बी, और ये कोण क्या कहलाएगा, सी। ये कोण बी कहलाएगा और एक कोण क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो निश्चित रूप से कोण बी और कोण सी का मान 90 से कम होगा या ज्यादा होगा, है बेटा। आप बताओ, अगर कोण ए का मान तो मैंने 90 लिख दिया, अब कोण बी का मान और कोण सी का मान 90 से कम होगा या ज्यादा होगा, सोचो। 90 से कम ही होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता था, 180 डिग्री होता है। तो यही 90 हो गया, तो बाकी 2 कोण मिलकर 90 हो सकते हैं, वो बात अलग है बेटा। ये 89 बोल दे, इसको 1 बोल दे, तो 89 + 1 90 हो गया, और 90 90 180 हो गया। पर 90 से ज्यादा, यानी दूसरे जो बचे हुए कोण है, न तो वो 90, उनमें से कोई सा भी कोण न तो 90 हो सकता है, न उसका मान 90 से ज्यादा हो सकता है, आई बात में। तो यानी बी और सी ये हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स, जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल या न्यून कोण, ये ध्यान में रखनी है आपको। तो जब भी एक राइट ट्राइंगल का जब निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज का जब निर्माण होता है, तो उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो बाकी अदर 2 कोण होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी न्यून कोण होंगे। यानी उन दोनों कोणों का योग 90 हो सकता है, परंतु उनमें से कोई सा भी 90 तो नहीं हो सकता है, ना 90 से ज्यादा हो सकता है, ये। तो ये 3 तो कोण हो गए बेटा आपके पास, और ये 3 ही साइड हो गई। अब इन 3 साइड का भी कुछ नामकरण अपन करते हैं, उसकी कुछ नेमिंग अपन करते हैं। वो नेमिंग क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि 90 डिग्री का जो कोण जिस पॉइंट पे बनता है, उसके सामने वाली साइड, तो 90 डिग्री का यहां बना, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, यानी ए कोण के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, जिसको क्या बोलते हो हिंदी में कर्ण, वो क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब बच गई 2 साइड्स, एक तो कौन कौन सी, अब इसमें अगर आप बात करेंगे कि बेटा इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं, तो देखो साइड, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, और एक सी ए साइड है। ए बी, बी सी और सी ए, ये सी। अब इसके हिसाब से तो मैंने बी सी को तो क्या कह दिया, हाइपोटेनियस कह दिया, बी सी को तो क्या कह दिया, हाइपोटेनियस कह दिया। अब एक बच गई ए बी और एक बच गई ए सी, ठीक है साहब, एक बच गई ए बी और ए सी। अब इसको किसको, इसके नामकरण क्या करूं मैं, तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ सर ये नीचे वाली को सर हमको सब मालूम है, नीचे वाली को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और ऐसे खड़ी भी रहती है उसको क्या कहते हैं, लंब कह देते हैं या परपेंडिकुलर कह देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूर नहीं। ये निर्धारित कौन करेगा कि आप किस कोण के रेस्पेक्ट में, किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर कोण बी के सापेक्ष अगर बात कर रहे हो, तो हमेशा क्या होगा,
उसके सामने जिस कोण के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो अगर बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो इसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और सी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, इसके विपरीत साइड कौन सी है, ये ए बी, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है, जब तक कि मैं ये डिसाइड नहीं कर लूं कि मेरे को बी के रेस्पेक्ट में बात करनी है या सी के रेस्पेक्ट में बात करनी है। अब अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो थर्ड साइड जो बच गई उसको क्या बोल देंगे, बेस। बेस का मतलब आधार, और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से मैंने लिख दिया, है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बेस, कर्ण और परपेंडिकुलर यानी लंब का निर्धारण आपको इस टाइप से करना है। आपकी मर्जी से नहीं चलता है एक तरीके से इसको लिख दिया कि नहीं। अब वो जो चीज है वो बचपन की चीज दिमाग से निकाल दो कि जिस अगर सी के रेस्पेक्ट की इसकी बात करूंगा तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा, और इसकी बात करूंगा ये हो जाएगा, ये चीज। तो ये ट्राइंगल की अपन ने बात की, राइट ट्राइंगल की, ठीक है। और एक चीज और पढ़ रखी है आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इन तीनों साइड्स के बीच में, राइट ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स होती हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जो आपको दिमाग में रखना है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको दिमाग में रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको एक रिलेशन जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बेटा बात आती है कि चलो मैंने बात की, इतनी बात की, तो मेरे को एक चीज बताओ कि ये ए, ये बी, ये सी, एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सोचो। ये ट्राइंगल भाई तीन साइड दे रखे, तीन कोण दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें बताओ मेरे को कि कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा होगा। लिख के भेजो मेरे को कि बीसी साइड हाइपोटेनियस होगी, एसी साइड हाइपोटेनियस होगी, या ए बी साइड हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। कमेंट में लिख के भेजो, देखे फटाफट। आई बात में। मैं बताता हूं। इसमें हाइपोटेनियस कह सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते बेटा। क्यों, अभी अभी मैंने कंसेप्ट क्या बताया है कि हाइपोटेनियस किस साइड को कहते हैं, कि जो राइट ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी थी, इसमें कोई 90 डिग्री एंगल दिख रहा है क्या आपको। तो यानी न तो इसका आधार का डिफाइन हो सकता, न कुछ परपेंडिकुलर इसमें बता सकते, हाइपोटेनियस अपन कह ही नहीं सकते। समझ में आ गई। तो यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये जो रिलेशन जो है ये कब होगा, राइट ट्राइंगल के अंदर ही, समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, और दूसरे ट्राइंगल्स में लागू नहीं होता है। और दिखती सी बात है बेटा, अगर मेरे को इसमें एक राइट एंगल होता तो मैंने राइट एंगल के लिए सिंबल बताया ना, इस टाइप का एंगल कुछ मैं अगर, हाँ अगर मैं ये सिंबल यो बना देता, यो गोलाई में यो नहीं बनाता तो अंडरस्टूड, फिर चाहे ठीक है मैं डायग्राम मतलब कि पेन यो मैथ्स वालों का ऐसा ही होता था, ऐसे चल गया होगा, परंतु अगर ये सिंबल बना हुआ था यानी ये राइट एंगल मेंशन कर दिया मैंने, तब तो फिर उसको हाइपोटेन्यूज अपन फिर अपन बता देंगे। बट अगर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर इसके अंदर अपन डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, अब जब राइट ट्राइंगल की अपन ने बातें की है तो चलो ये राइट ट्राइंगल आपने बना दिया, आपको सारी चीज क्लियर हो गई, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये राइट एंगल। अब आपके पास अदर टू एंगल्स बच गए,
अगर 2 एंगल्स बच गए तो इनमें से इस एंगल को मान लिया भाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना भाई, ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम का एंगल है कोई, तो कुछ ना कुछ तो मान होगा उसका, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। वो वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, वो 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी हो सकती है तो कुछ भी के लिए अपन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई करते हैं, वो ले लेते हैं अपन थीटा। तो ये जो सिंबल है, आई बात में, इस सिंबल को क्या बोल देते हैं अपन? थीटा। क्या बोल देते हैं बेटा? थीटा। इस सिंबल को अपन क्या बोल देते हैं? थीटा। ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इस थीटा बोलो और कुछ लेना चाहते हो, हाथी लो, घोड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखने में अच्छा लगता है, बुक के अंदर भी यही प्रिंट है तो अपन यही ले लेते हैं, यानी ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। ऐसे ये भी कुछ एंगल होगा, ठीक है, ये भी थीटा हो सकता है क्या कभी? यानी दोनों एंगल समान हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, ये 90 डिग्री हो, ये भी 45 हो, ये भी 45 हो, तब हो सकता है ये थीटा। ठीक है, अब मान लिया ये एंगल थीटा हो गया। अभी मेरा अभी बात दूसरी करने वाला हूं मैं। अब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि ठीक है भैया, राइट ट्राइंगल दे रखा है, 3 एंगल दे रखे हैं, 3 साइड्स दे रखी हैं, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घुसते हैं अपन इसके। तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में बेटा आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ये आपको याद, जैसे अपने कहा ना, हाँ भाई ये प्लस का सिंबल होता है, ये माइनस का होता है, ये इनटू का होता है, ये डिवीजन का होता है, ऐसे अपने दिमाग में है ना फिक्स। तो आप अभी केवल दिमाग में क्या फिक्स कर लो कि मैथमेटिशियन ने एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए थे, हाई बने, उन रेशियोज के नाम क्या है? शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए थे। अब मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या यूज किया? रेशियो। किसका रेशियो और किसके रेस्पेक्ट में? तो विदाउट एंगल ये साइन कॉस टेन एक सिंपल स्पेलिंग बनके, सेंसलेस स्पेलिंग बनके रह जाएगी, न कोई वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इनका। अब विदाउट एंगल इनका कोई नहीं, इसलिए इसको इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? तो इनको कैसे रीड करोगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, सबके लिए आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको दिमाग में रखने, इसको बिल्कुल दिमाग में, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कौन कौन से नाम हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब बेटा बात इसने कर दी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल के, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब रेशियोज किसका निकालेंगे? साइड्स का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइड्स का निकालेंगे। तो इसके लिए आप इनकी, भाई ये साइन थीटा किस रेशियो के इक्विवेलेंट है इस ट्राइंगल में? तो थीटा ये वाला लिया है, तो ये वाला लिया है, तो थीटा इसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? अभी बताई थी मैंने, परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, कर्ण। और थर्ड रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगी? बेस, बी। क्लियर है ये चीज? यानी और ये वाला थीटा लेता मैं, तो फिर क्या होता? ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये हाइपोटेनियस कहलाता। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब बेटा आपको कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको आपके दिमाग में फिक्स कर दें। क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब बटे कर्ण, यानी AB बटे AC। इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, AB बटे AC।
कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस क्या है? बीसी और ये एसी। टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी टेन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी पी और ये बी। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन 20। कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा को क्या लिख देंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस क्या है? बीसी बटे परपेंडिकुलर यानी ए बी। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यानी एच अपॉन एच फॉर हाइपोटेनियस, एच अपॉन बी यानी ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन ए बी। तो इस टाइप से आपको ये चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी और ये याद हो जानी चाहिए आज की डेट में। इसके बिना बेटा आप इसको हिला भी नहीं पाओगे चैप्टर को। ये बेस आपका आज अपन ने जीरो से अपन ने स्टार्ट किया है तो बेटा इसको हाथ के हाथ कर लो ताकि आगे आपको ये क्यों याद। भाई बोर्ड में मार्क्स तो लेके आने ना, या इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले हो? नहीं, अगर छोड़ के जाने वाले हो तो मत पढ़ो, मत याद करना है इसको, नहीं तो अदरवाइज ये याद। और याद कर लोगे तो इसको एंजॉय करोगे फिर बाद के अंदर। कैसे? तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो गया आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या हो गया आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कोसेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्यों कहते हैं? आपने क्या निकाला बेटा? ये डिवीजन सिंबल ही तो है इन सबके बीच में। तो ये रेशियो तो निकाला, दो साइड्स का रेशियो ही तो निकाला आपने, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने रेशियो ही निकाला है। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने नोट की इसके अंदर, क्या कि बेटा साइन थीटा दे रखा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा दे रखा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दे रखा है ना कि ये P अपॉन एच और ये H अपॉन P यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। क्यों? देखो ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन P है, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यानी ये ठीक। फिर बेटा देखो आप कॉस थीटा क्या दे रखा? B अपॉन एच, और सेक थीटा क्या दे रखा? H अपॉन बी। ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक रिलेशन क्या बन गया आपके पास? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। एक रिलेशन ये होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो फिर क्या बच गया आपके पास? टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी है, और कॉट थीटा इक्वल टू B अपॉन P है। ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? टेन थीटा इक्वल टू
1/cot थीटा। यानी ये रिलेशंस आपने, अब इनको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, कारण अगर आपको ये चीज क्लियर है तो बार बार रिपीट करो, यहाँ sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यस दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी sin थीटा 1/cosec थीटा होता है या cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। ये बार बार रिपीट करते रहोगे, हाँ भाई sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा या cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, एक ही बात है। sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये एक दूसरे के उल्टे। ऐसे ही tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, यानी tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस या cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर के बेटा ये रिलेशंस आपको दिमाग में आपके रखना। एक चीज और देखो आप कि अगर मैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस है sin थीटा अपॉन cos थीटा करूं, ये करके देखो, देखिए ऐसा आता है क्या। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने एक आइडेंटिटी लिखी। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये अपॉन cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई मैंने tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, तो sin थीटा की वैल्यू तो यार अपन चेक करते हैं भैया सही लिखा है या नहीं लिखा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, तो tan थीटा sin थीटा इक्वल्स टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos अपॉन का सिंबल cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आता है, ये P अपॉन H, तो ये तो न्यूमरेटर ऊपर वाला, और ये उल्टा हो जाएगा तो H अपॉन B, तो H से H कैंसिल, तो क्या आ गया, P अपॉन B आ गया कि नहीं आ गया, P अपॉन B। और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन B होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी अपन लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी अपने को ये याद रखनी है। अब दिमाग लगाओ बेटा कि tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। तो बेटा tan थीटा 1/cot थीटा होता है, तो इसको 1 में लिखूंगा तो ये क्या जाएगा, ये उल्टा जाएगा। भाई tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो इसको यूं भी लिख सकता हूं ना मैं, cot थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो अब इस बोर्ड के ऊपर जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, और ये आपको कल की डेट में लर्न हो जानी चाहिए, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ये याद होंगी तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज अपन आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आई बात समझ बेटा, तो इनको आपको याद करना है। अब जैसे देखो आप लोगों के एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर 8.1 एक्सरसाइज दे रखी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो अपने फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे, ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखी थी, ये आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। क्या जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बेटा कि कोई ट्राइंगल दे रखा, कोई त्रिभुज दे रखा आपको एबीसी, और उसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री कोण कितने दे रखा, बी पे दे रखा है। तो ये मैंने ए बी सी कोई भी राइट ट्राइंगल बना दिया,
और एंगल बी पे क्या लिख दिया आपने, 90 डिग्री आपने लिख दिया। क्या लिख दिया, 90 डिग्री, क्यों बी पे दे रखा है इन ट्राइंगल, ये एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, और बी पे क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसपे कोण बी 71 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। फिर क्या कहा इसने, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, और ए बी जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दे रखी है 24, एंड बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये दो डेटा दे रखे, यानी ए बी तो दे रखा है आपको, ये साइड दे रखी है 24 और ये दे रखी है 7, और एक 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है साइन ए की और कॉस ए की, ये वैल्यू, ठीक है ना। आपको किसका मान निकालना, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना। अब देखिए बेटा, यानी थीटा कौन सा वाला लिया, ए कहां पर है, ये, यानी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा साइन ए कॉस ए आते अपने दिमाग में क्या आ गया, हाँ साइन ए का तो सर ने बताया था तीनों साइड अपने को मालूम हो जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता। आपके दिमाग में क्या आ गया, साइन ए कॉस ए निकालना है, तो बेटा साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि तो अभी लास्ट स्लाइड के अंदर अपन ने देखा था कि साइन ए तो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस ए क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, ये होता था। ये समझ लो कि अपने को आइडेंटिटी याद है, ठीक। बट अपनी प्रॉब्लम क्या है, अपनी प्रॉब्लम ये है कि बेटा अपन परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, बेस कौन सा कहलाएगा, वो तो निकालें, वो तो पता है। अब देखो कि मैंने क्या बात की थी कि अगर ये एंगल की बात हो रही तो जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, उस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी ये चीज क्या कहलाएगी P, और 90 डिग्री के सामने वाली तो क्या कहलाएगी, ये तो H, और ये क्या कहलाएगी B, यानी ये तो क्या कहलाएगा लंब, ये क्या कहलाएगा आधार, और ये क्या कहलाएगा कर्ण। ये आपकी चीज कहलाएगी। हाँ अगर ये सी एंगल ये लेता, अगर यहाँ पे होता साइन सी, तो ये P कहलाता, ये B कहलाता, और ये H कहलाता ही कहलाता। तो पहले बस अपना काम खत्म। अब क्या है बेटा, जैसे मैंने देखा हाँ अब तो हमको मालूम चल गई साइड, तो साइन ए इक्वल्स टू P अपॉन H, तो P P P, अरे यार P की जगह तो मैं 7 लिख दूंगा, और H अरे H तो मालूम ही नहीं है, तो अब H निकालना पड़ेगा अपने को। तो आपको क्या क्या मालूम है, एक तो P मालूम है और एक B मालूम है, और H निकालना है, यानी P तो और B। अब P कितना है, देखो क्वेश्चन में कहां दिया हुआ P, सर लिखा हुआ है ना सामने P यानी 7। अरे बेटा 7 कैसे, BC साइड, ये BC साइड इसलिए मैंने 7 लिखा था। तो P कौन सी साइड को शो कर रहा है, BC साइड को। किस साइड को शो कर रहा है, BC को। और बेस किस साइड को शो कर रहा है, AB साइड को। तो P तो कितना दे रखा 7, और B कितना दे रखा बेस, वो कितना दे रखा 24। 7 और 7 एंड 24 आपको दे रखा है। और आपको क्या निकालना है बेटा, H निकालना है, ये आपको निकालना है। कौन सी साइड निकालनी है आपको, AC निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, AC साइड निकालनी है। अब आपने इन तीनों में क्या संबंध पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था अपन ने, एक पढ़ा था अपन ने H² बराबर P² प्लस B², काम में आ गया ये चीज, ठीक है। अब अपन निकालते हैं, तो H² की जगह तो H², P की जगह क्या लिखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर, B की जगह क्या लिखेंगे 24, 24 का स्क्वायर, H² बराबर 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना होता है 24 का स्क्वायर 576,
24 का स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 576। इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 625, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625। तो यानी एच स्क्वायर, एच बराबर क्या आ गया, स्क्वायर हटा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया, यानी अंडर रूट 625। और 625 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, वर्गमूल क्या निकलता है 25, यानी एच बराबर क्या आ गया 25। यानी थर्ड साइड यानी एसी निकालने के लिए आपको ये सारा पापड़ बेलना पड़ा। अब कुछ भी नहीं है, अब P कितना था, P कितना है 7, तो P की जगह 7 लिखा आपने, H कितना निकाला 25, B कितना है 24, H कितना निकाला 25, बस ये आपके आंसर हुए। तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो बेटा इसी के साथ साथ इसी का, ये फर्स्ट पार्ट था तो इसी का सेकंड पार्ट देखो, बस आपने एक बार मेहनत कर ली ना। अब देखो साइन सी और कॉस सी निकालना। अब इसने पूछना क्यों, इसके पास क्वेश्चन ही नहीं पूछने के, साइन सी और कॉस सी निकालने को क्या। अरे तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो कहलाएगा P और ये क्या कहलाएगा B। यानी एक छोटा सा ट्राइंगल में वापस बना देता हूं, ये A, ये B, ये C, यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो ये तो क्या कहलाएगा P, और अब ये हो गया B और ये तो HI ना बेटा, इसके C के यानी P, जैसे उस समय B था, तो अब क्या हो जाएगा, पहले इसके बारे में बात करता तो ये P था, अब इस एंगल के बारे में बात कर रहा तो इसके सामने वाली साइड P कहलाती। वो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है बस। अब P, ये वाली साइड तो मालूम है 24, ये वाली मालूम है 7, और ये आपको H अभी आपने निकाला 25। अब साइन C, अब साइन C वही आपके पास क्या होता था, परपेंडिकुलर P अपॉन H। अब P कितना है, P कितना है, P कौन सी साइड है, ये यानी ये, तो यानी 24, और H कितना है 25 निकाला आपने, क्या निकाला 25, और cos C B अपॉन H, तो B कितना है, अब ये वाली चीज B का काम करेगी, यानी 7 बटे और ये 25। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, समझ आ रही बात। तो अब आपको ऐसे काम करना है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, पूरे वीडियो को ढंग से देख करके पॉज करके आप इसके नोट्स बना करके, और फिर ये क्वेश्चंस 2-3 इसके ट्राई करना, नहीं तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। चलो, और ढंग से एक नई शुरुआत करो आज से। और जिस मैंने फिर कहा आप लोगों को, जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती वो लोग भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई कमजोर नहीं होता, सबके अंदर दिमाग होता है। बस अब आपको अपना दिमाग जो मैथ्स में ठीक है तो और अच्छे हो जाएंगे, और जिनको नहीं आती तो अपना दिमाग पूरा क्लास के ऊपर लगाना है, और धीरे 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 आप देखना 3 मंथ्स बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत डिस्टिंक्शन मार्क्स के लायक आप हो रहे हो, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। बट एसेंशियल कंडीशन क्या है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठो तो आपको क्या है, एक रजिस्टर और एक पेन आपको साथ में रहना चाहिए, और उसको बेटा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके लिखना, ठीक है, और तैयारी करो एक तरह से बेटा। ओके, थैंक यू।